हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम शोध, शिक्षण और फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में एक पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर उसे देखें। और मैं खुद लिख के नोट्स बना के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइपिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इससे आप लोगों का रिवीजन एक हफ्ते के अंदर फर्स्ट जो है यूजीसी नेट का पेपर, उसका मैं काफ़ी जो है करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल हमने काफी चीजें पढ़ी थी, चिंतन स्तर, विमर्शी स्तर और स्मृति स्तर, और जो पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या जैसे सिलेबस एंड करिकुलम, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम इसी में आगे चलेंगे और हम चर यानी वेरिएबल से जो है उसके बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, और आज भी हम इसमें काफी चीजें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कि चरों के कार्य क्या है, और भी काफी इंपॉर्टेंट ये आपको वीडियो लगेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट और वेरी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है, और जो लोग एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर यानी वेरिएबल्स माने जाते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और पहला क्या हो जाएगा इसमें, स्वतंत्र चर। ठीक है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और पहला स्वतंत्र चर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो है ये वेरिएबल्स जो होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, ठीक है, वो क्या है, वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। और वह छात्रों को क्या करता है, यथासंभव पूर्ण अधिगम जो अनुभव है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में वो व्यस्त रहता है। ठीक है, तो लर्निंग जो एक्सपीरियंस है उसको प्रदान करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जो गतिविधियां होती है, उसमें टीचर क्या होता है, वो उसमें व्यस्त रहता है। स्वतंत्र चर में थे, स्वतंत्र चर यानी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कार्य करता है, शिक्षक यानी टीचर। ठीक है, दूसरा चर है आश्रित चर। ठीक है, दूसरा कौन सा चर है, आश्रित चर यानी डिपेंडेंट ये वेरिएबल्स। दूसरा जो है वो छात्र यानी, ठीक है, छात्र जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, वो आश्रित चर इसमें माना जाता है। ठीक है, वह अपने शिक्षक पर क्योंकि क्या होता है, निर्भर रहता है। छात्र क्या है, शिक्षक पर निर्भर रहता है, और उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा जो निर्धारित सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे नियोजन है, व्यवस्था है, उन सब की प्रस्तुतिकरण के, इनके सबके कार्य वो करता है। ठीक है, उनके अनुसार। तो छात्र जो है वो क्या है, वो विद्यार्थी क्या है, वो आश्रित चर में आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। और स्वतंत्र चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी शिक्षक इसमें आते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट। फिर है तीसरा हस्तक्षेप चर। ठीक है, कौन सा चर है ये, हस्तक्षेप चर। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, शिक्षण, ठीक है, विधियां, युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं जो होती हैं, वो ये क्या आती, हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये सामाजिक प्रवेश में कई और चर भी इस चर में कार्य, इस चर का कार्य करते हैं, और यह सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और तीसरा जो है हस्तक्षेप चर। ठीक है, और सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं, ये पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर, एक दूसरे के पूरक होकर, बनकर, सहायक बनकर क्या करते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये उसको पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक की बात करते हैं। जैसे क्या है, एक चिकित्सक है, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, वो रोगी व्यक्ति का निदान, ठीक है,
या पहचान करके उसका उपचार आरंभ करता है। ठीक है, क्या करता है, उसका निदान या पहचान करता है पहले, फिर उसका उपचार करता है और बाद में समय समय पर क्या करता है, अवलोकन करता है। ठीक है, अवलोकन करता है। वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, पहले उसका एक चिकित्सक क्या करता है, सबसे पहले रोगी की व्यक्ति की क्या करता है, पहचान करके, ठीक है, और बाद में समय समय पर उसका क्या करता है, अवलोकन करता है। और वैसा ही कार्य शिक्षक भी करता रहता है। ठीक है, शिक्षा देता है और उसके बाद धीरे धीरे अवलोकन करता है कि विद्यार्थी ने कितना अब तक ग्रहण किया है। तो ये तीन चर हैं, जो स्वतंत्र चर पहला, हस्तक्षेप आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। अब हम देखेंगे शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य क्या हैं। निदानात्मक क्रिया, उपचारात्मक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया। ठीक है, क्या है ये, निदानात्मक या नैदानिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक फंक्शन, और दूसरा जो है उपचारात्मक है ये, और तीसरा क्या है, इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिव यानी फंक्शन यानी मूल्यांकन क्रिया। ठीक है, और उपचारात्मक क्रिया दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पहला पॉइंट है निदानात्मक क्रिया, दूसरा है उपचारात्मक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकन क्रिया। ठीक है, देखिए शिक्षण क्या है, पहले में क्या आता है, निदानात्मक जो क्रिया होती है। ठीक है, यह क्या है, इसमें शिक्षक की भूमिका ज्यादा सक्रिय होती है। जो निदानात्मक क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है उसकी जो भूमिका होती है उसकी क्या होती है, वो ज्यादा सक्रिय होती है, और वह पाठ्य वस्तु है और छात्र क्या है, दोनों पर उसको ध्यान देना होता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ध्यान देना होता है निदानात्मक क्रिया में, और इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, शिक्षक को क्या है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो विद्यार्थी है उसको कितना आता है, क्या चीज आती है और क्या उसको नहीं आता है। ठीक है, इस बात पर वो ध्यान देता है, फिर उसी हिसाब से उसका निदान करता है, इसीलिए इसको निदानात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तीसरी उपचारात्मक क्रिया, निदानात्मक दृष्टिकोण में छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती है। जब निदानात्मक क्रिया करता है, जब वो ये देखता है टीचर कि विद्यार्थियों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, फिर वो क्या करता है, उपचारात्मक क्रिया करना शुरू करता है। ठीक है, उपचारात्मक जो क्रिया होती है उसमें क्या है, छात्रों की कमियां निदानात्मक क्रिया से पता चलती है कि पहले ये देखता है क्या आता है क्या नहीं आता। फिर क्या करता है, उपचारात्मक जो क्रिया होती है उसमें देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे, ठीक है, दूर किया जाए। यानी छात्र में किसी प्रकार की कमी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, किस प्रकार से उस कमियों को दूर किया जाए। जैसे कोई बच्चा है बहुत प्रतिभाशाली है, कोई मंद बुद्धि है, ठीक है, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनका पहले तो देखता है नैदानिक क्रिया द्वारा, फिर उसका उपचार उसी हिसाब से करने की कोशिश की जाती है। तो उपचारात्मक क्रिया को ये देखा जाता है कि उसके जो भी कमियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, और छात्रों में जो परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उसको कैसे पूरा किया जाए, और इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, और उपलब्ध जो शिक्षण सामग्री होती है, जो भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध होती है उसकी सहायता से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यानी पहले छात्रों का नेचर देखते हैं, किस प्रकार का है बच्चा, किस में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या नहीं पढ़ना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है, इन सब चीजों को पहले जानते हैं, फिर उसी हिसाब से उसकी कमियों को दूर करते हुए उसका उपचारात्मक क्रिया द्वारा उसकी जो भी उपलब्ध सामग्री होती है शिक्षा उसमें, और उसका जो नेचर होता है उस हिसाब से उसको शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, और महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई जाती है। तीसरा क्या है, मूल्यांकन क्रिया। ठीक है, तीसरा है मूल्यांकन क्रिया। तो मूल्यांकन क्रिया जो है उसमें क्या होता है, इसमें यह जाना जाता है कि छात्रों का जो आचार और व्यवहार है उसका, उसमें वांछित परिवर्तन जैसा कि चाहा था वैसा उसमें आया है या नहीं आया है। ठीक है, यानी जिस जिस उद्देश्य से उसमें परिवर्तन लाने के लिए उसके उसमें सुधारात्मक क्रिया की गई, उसका उपचार किया गया, तो उसमें कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, और उसमें मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत उसको वर्णित किया जाता है। ठीक है, बाद में तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन उसका किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मूल्यांकन क्रिया। ठीक है, ये तीन क्रियाएं हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। ठीक है, आगे
शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। टीचिंग, ठीक है, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, ठीक है, शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। इन तीनों स्तरों का क्या है, परस्पर आपस में संबंध है, ठीक है। शिक्षण का मूल रूप से एक ऐसा कार्य है शिक्षण कि जो अधिगम को संभव बनाता है, यानी अधिगम यानी सीखने को क्या करता है, शिक्षण संभव बनाता है। और इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप सीखते नहीं है, यानी जो उद्देश्य है शिक्षण का उसके अनुरूप अगर छात्र सीखते नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, निरर्थक माना जाता है। अगर हमारा क्या उद्देश्य होता है, हम अच्छे तरीके से छात्र को या विद्यार्थी को हम चीजों को सिखाएं, और हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा उन सब चीजों को सीखे और अच्छे नंबर भी लाए और आगे कार्य करे उस पे। अगर बच्चा नहीं सीखता है तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए मैं 1 घंटे पढ़ा रही हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा तो मेरा क्या होगा, मेरा तो पढ़ाना निरर्थक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से शिक्षक जब पढ़ाता है तो क्या होता है कि जब अगर छात्र नहीं सीख पाया या नहीं सीख पाता है तो सारी चीजें क्या होती है, वो निरर्थक हो जाती हैं। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं, यानी शिक्षण और अधिगम क्या है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का एक मुख्य साधन होता है, क्योंकि यही एक मुख्य साधन होता है, ठीक है। यह तालिका है जिसमें तुलनात्मक के संबंध को दर्शाती है, पाठ्यक्रम है, ठीक है। फिर सेकंड में अनुदेश, यानी पाठ्यक्रम पहले सिलेबस जो है, और उसके बाद अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद है शिक्षण यानी टीचिंग, फिर उसके बाद आता है अधिगम यानी सीखना, कितना सीखा, फोर। और ये जो है कई बार ये क्रम लगाने के लिए देता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले नंबर पे पाठ्यक्रम है और पहले, उसके बाद है अनुदेश, तो ठीक है, अनुदेश फिर शिक्षण फिर जाके अधिगम चौथे नंबर पे होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण में क्या होता है, अनुदेश निहित होता है, ठीक है। शिक्षण में अनुदेश निहित होता है क्योंकि शिक्षण के द्वारा अनुदेश जो है देता है टीचर, और शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। जो ज्ञानात्मक पहलू होते हैं और जो ज्ञानात्मक पक्ष या पहलू होते हैं, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलुओं का इसमें विकास किया जाता है शिक्षण के द्वारा। अनुदेश में छात्र और शिक्षक के बीच क्या होती है, पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बीच और आपके बीच क्या है, पारस्परिक अंतःक्रिया, ठीक है, अंतःक्रिया। तो शिक्षक और जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया जो है करते हैं। और अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और इसमें अधिगम निहित नहीं होता है, लेकिन अनुदेश में अधिगम निहित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसमें अनुदेश में केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें कि अनुदेश में केवल ज्ञानात्मक जो पहलू है उसी का विकास इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षण में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलुओं का विकास किया जाता है, लेकिन अनुदेश में ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है, ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग, ठीक है, ये लर्निंग। देखिए शिक्षण और अनुदेश दोनों के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उसके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं। यानी शिक्षण और अनुदेशन के द्वारा बच्चा क्या करता है, लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखता है, और उसके व्यवहार में क्या क्या उद्देश्य होता है हमारा, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। हम सिखाते हैं उसे तो उसके व्यवहार में हम चाहेंगे कि वो सीखे और उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेश दोनों सहायक होते हैं लेकिन आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है। अधिगम में शिक्षण और अनुदेशन जो होता है वो सहायक होता है, लेकिन उसमें उसके लिए आवश्यक लेकिन नहीं होता है, ठीक है। अधिगम शिक्षण और अनुदेशन के प्रभाव का क्या होता है, परिणाम होता है। शिक्षण और अनुदेशन इसका प्रभाव क्या होगा, अधिगम पर पड़ेगा।
अच्छा शिक्षण होगा, अच्छा अनुदेश, अच्छा इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो बच्चा अच्छे सीखेगा। ठीक है, तो ये है इस पे अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट। फिर हम चलते हैं, शिक्षण एक व्यवसाय है। ठीक है, टीचिंग इज ए प्रोफेशन। तो शिक्षण क्या माना जाता है? एक समव्यवसाय माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षण एक समव्यवसाय है जो दूसरे व्यवसायों को संभव बनाती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही दूसरे व्यवहारों को, जो व्यवसाय होते हैं उनको संभव बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए चिकित्सक हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए, अधिवक्ता यानी वकील हो गए, कोई भी व्यवसाय हो, शिक्षण के बिना तो पूरा होगा ही नहीं, शिक्षण के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। हर व्यवसाय के लिए शिक्षण की आवश्यकता होगी, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यवसाय करना हो, इस तरीके के व्यवसाय जो भी होंगे उसमें शिक्षण की आवश्यकता होगी और शिक्षण के बिना ये संभव नहीं। शिक्षण के संबंध में यह सुनिश्चित करना कठिन होता है, फिर भी शिक्षण या अध्यापन को समाज में योगदान को देखते हुए समव्यवसाय या वृत्ति कहा जा सकता है। यानी ऐसा है कि शिक्षण के बिना ये चीजें संभव नहीं है, लेकिन क्या होता है कि यह एक तरीके से शिक्षक जो है अपनी जो उनकी व्यवसाय होता है उसके स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को विकसित करते हैं, और वह भी मान सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है। कई बार ये कहते हैं कि टीचर बनाए नहीं जाते, वो बचपन से ही उसमें गुण होता है, और लेकिन क्या है, इसका विकास होता है। तो अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है, यह भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि यह भी कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो पैदा नहीं होता, पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। ठीक है, शिक्षक जो है वो पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। ठीक है, ये टीचर इज ए वन नॉट मेड। तो शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश पाने के लिए कई पाठ्यक्रम भी होते हैं। ठीक है, यानी शिक्षक बनाए जा रहे हैं, शिक्षक को बनाया जाता है। उसके करने के लिए जैसे कि हमने बीएड किया, हमने एमएड किया, तो ये क्या है, ये सिर्फ शिक्षक के ही ये शिक्षक बनाने के लिए ही ये एक तरीके की ये कोर्सेज होते हैं, बीएड और जैसे कि एमएड है। ठीक है, शिक्षण कार्य करने के लिए हम इसमें जाते हैं, और शिक्षण व्यवसाय में एक सफल नींव की स्थापना के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। और आपकी जो नेट की परीक्षा है इसी श्रेणी में ये भी आती है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, शिक्षण ही करना है। ठीक है, हमें पीएचडी करनी है, वो भी एक तरीके से हमें शिक्षण ही करना है। तो शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षकों को अपनी योग्यता में के अनुसार क्या करना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण कहते हैं विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। यानी टीचिंग क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है, और विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। जैसे पहला, व्यवस्थित ज्ञान का समूह। ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह। दूसरा पॉइंट है निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, क्योंकि विज्ञान की विशेषताएं हैं। और तीसरा है कारण और परिणाम। ठीक है, तीसरा क्या है, कारण और परिणाम, क्योंकि विज्ञान में कारण जाना जाता है, उसके बाद उसके परिणाम से की निकाला जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक सिद्धांत। ठीक है, सार्वभौमिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पांचवा है भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। ठीक है, यानी जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं उसको भी विज्ञान के अनुसार ही, उसको देखकर जानकर उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है। जैसे मौसम का अनुमान लगाया जाता है, ये सब क्या है, वैज्ञानिक मौसम का अनुमान, आज बारिश होगी, आज मौसम गर्म होगा, आज धूप होगी, इस तरीके की जो चीजें होती हैं। तो देखिए, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि शिक्षण विज्ञान भी है, लेकिन यह कला भी है। ठीक है, ज्ञान के प्रयोग के साथ सार्थक परिणाम तो प्राप्त करना क्या है, कला है। एक तरीके से कला कार्य करने की एक विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला क्या है, कार्य करने की एक क्या है, विधि है, लेकिन जो विज्ञान क्या है, इस कार्य को विज्ञान क्या कहता है कि कैसे किया जाए। ठीक है,
यानी कैसे हम इस कार्य को करें कि इसका सार्थक परिणाम निकले, ठीक है, अच्छा परिणाम निकले। कला कार्य को क्या है, व्यवहार में लाना है। किसी बच्चे को मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी पहले मनोदशा समझने की कोशिश करेंगे, आखिर में क्या कारण है कि बच्चे को समझ में चीजें नहीं आ रही, फिर हम उसका कारण जानेंगे, फिर हम उसका जैसे कि नैदानिक, फिर उपचारात्मक हम उसका क्रिया करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इन सब में कला की भी जरूरत पड़ती है और वैज्ञानिक विधियों की भी इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कला कार्य को व्यवहार में लाना है, और उदाहरण के लिए जैसे कि भरतनाट्यम मान लीजिए नृत्य है, उसके सिद्धांत सुनिश्चित, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान हुआ और कला भी हुआ एक तरीके से, ठीक है। शिक्षण व्यवसाय है, जैसे क्या है, व्यवस्थित ज्ञान पे आधारित है। शिक्षण व्यवसाय किस पे आधारित है, व्यवस्थित ज्ञान पे ये आधारित है, ठीक है। और जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है, ठीक है। और समाज के जो धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी ये प्रभावित होता है। और शिक्षण को कला के रूप में जाना जाता है, और कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप लेती है, अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष भी कलात्मक है, ठीक है। कैसे, हम यह जानते हैं कि अधिगम जो है यानी सीखने को हम कैसे प्रभावी बनाते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत जो मतभेद होते हैं उनको समझना भी, ठीक है, आवश्यक है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, ताकि अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन जो देते हैं इसी के अनुरूप व्यवस्थित किया जाए, और शिक्षक को यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है। किसी बच्चे को हम डांट के अगर करेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, रोएगा, परेशान होगा और या तो बगावत करेगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक भी सहायक होता है। तो इसीलिए इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें कला की जरूरत पड़ती है। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लाना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है, ठीक। अब हम आ जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। जैसे आधुनिक समाज में ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा है, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक जो लक्ष्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, अपने छात्रों को करने के लिए प्रेरित करें, और उसको अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपना जो है प्रयत्न भी, अनवरत अपना प्रयत्न लगातार करता रहे, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य यही होता है। शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण हम देखते हैं आगे। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण पहला ब्लूम के द्वारा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लूम के द्वारा किया गया वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा है गैने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो हम पहले ब्लूम द्वारा शिक्षण निर्देशात्मक जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। और 1956, ठीक है, 1956 के अनुसार ब्लूम ने 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया है, तो कितना कहेंगे आप, 3, ठीक है, 3 श्रेणियों में किया है। ज्ञानात्मक जो है ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, 3 ये हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, तीनों में किया। ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता से संबंधित होता है ये, और इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसको जो ज्ञानात्मक है उसको ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में, यानी ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। नॉलेज, कंप्रेशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन, ठीक है। इसमें 6 इसमें इसको भाग, इसको प्रकार में इसका स्तर पर विभाजित किया है। ज्ञान क्या है, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। ये क्या है, कुछ भी याद रखना, ठीक है। बोध क्या है, समझना, जो भी चीजें हैं उसको, उसका अर्थ समझने की क्षमता से ये संबंधित है। उपयोग क्या है, यह अमूर्त या
भावात्मक ज्ञान को क्या करता है, मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है, यानी उसको मूर्त या व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है उपयोग इसका। विश्लेषण क्या है, प्राप्त जो सूचना होती है घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना कि उसके अर्थ को जो है उचित ढंग से समझा जा सके। संश्लेषण क्या है, सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समायोजित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो, और इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है, ठीक है। यानी संश्लेषण और ये विश्लेषण एक दूसरे के क्या है, ये विलोम है। कई बार हिंदी के पेपर में पूछ लेता है कि संश्लेषण का विलोम क्या होगा, विश्लेषण, और विश्लेषण का विलोम क्या होगा, संश्लेषण। मूल्यांकन, ठीक है, इवैल्यूएशन, यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीकों और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में ये जो है इसमें निर्णय किया गया है। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक 3 स्तरों पे बांटा है। पहली बात ध्यान रखना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित, और ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को 6 पॉइंट है ये जो आपको इसको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसके अंतर्गत मनोदृष्टि या मनोभाव यानी एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया, छात्रों की जो सहभागिता होती है, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, ठीक है, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, जीवन में अनुशासन जैसे मूल्य हैं उनको कैसे समावेशित किया जाए, ठीक है। इन सब जो है इन बातों का ध्यान रखें। और इसमें ये स्तर है, इसके निम्न स्तर है, ठीक है। इसमें 5 स्तर हैं। पहला आग्रहण, ठीक है, आग्रहण यानी सुनने की इच्छा, ठीक है, जब हम सुनेंगे तभी हम चीजों को अपने अंदर उसे समावेशित करेंगे। दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया यानी सहभागी, यानी हमने सुना तो लेकिन हम उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम चुपचाप सुन रहे हैं और हमने कोई भी प्रतिक्रिया यानी हम उसमें सहभागी नहीं है। तो सुनने का यानी सुना हमने, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका प्रतिक्रिया भी करना है, तब हम मतलब हो जाएगा कि हम सहभागी हैं उसमें। और कितनी सहभागिता है, तो सहभागिता की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने कुछ सुना तो हमें सहभागिता की भी, प्रतिक्रिया की भी इच्छा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, ठीक है। आकलन यानी जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद एक है लास्ट में निरूपण, ठीक है। अब हमारा पॉइंट दूसरा आ जाता है इसमें, तीसरा पॉइंट है ये जो 3 ब्लूम के द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ठीक है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसमें हम मनोगयात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं इसको, और यह तकनीकी कौशल से ये संग्रहित है। 5 स्तर इसमें भी है। प्रतिरूपता है, कार्य साधन है, हस्त कौशल है, परिशुद्धता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति है, प्रतिकरण है। प्रतिरूपता में क्या है, इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया गया है। कार्य साधन या हस्त कौशल यानी एक शिक्षार्थी मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। जैसे मशीन आदि या कोई भी उपकरण हो जिसका वो प्रयोग करता है एक शिक्षार्थी, ठीक है, यानी विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो सीख रहा है। तो शिक्षार्थी तो जिससे क्या हो वो प्रयोग करता है, जैसे विज्ञान की वो होते हैं प्रैक्टिकल क्लास आदि होती है, तो इसमें क्या करता है वो मशीनी उपकरणों का प्रयोग करता है जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। तीसरा पॉइंट है परिशुद्धता। अक्सर क्या कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, ठीक है। क्या कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी एक ही कार्य को क्या करते हैं हम, अगर हमने बार बार किया, एक बार क्या होगा हम किसी कार्य को करेंगे वो खराब भी हो सकता है, दूसरी बार करेंगे थोड़ा कम खराब होगा, तीसरी बार करेंगे थोड़ा और कम खराब होगा, 3-4 बार करेंगे तो क्या होगा एकदम सही कर लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे शुद्धता, ठीक है। यानी करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, एक ही कार्य को बार बार करने से उससे सुधार होती है, सुधार होता है और उसमें शुद्धता आती है, ठीक। फिर है उसके बाद
अस्पष्ट अभिव्यक्ति, और यह सतत अभ्यास पर यह भी निर्भर करती है, यानी लगातार, सतत मतलब लगातार अभ्यास करना। फिर है प्रतिकरण, इसमें प्रकृतिकरण, ठीक है, प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन, इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है। शिक्षार्थी अनुरूप बनना और संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को क्या करता है, इसमें सीखता है। ठीक है, प्रकृतिकरण। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्नल ब्लूम के वर्गीकरण को संशोधित किया गया। ठीक है, 2001 में जो ये ब्लूम का था, ये हमने ब्लूम के बारे में पढ़ा, जो 3 उसको स्तरों को क्या किया गया, उसमें 2001 में एंडरसन और करत वूल, ठीक है, करत वूल ने, एंडरसन और करत वूल ने क्या किया है, इसके वर्गीकरण को इसमें संशोधन किया। ठीक है, इनके अनुसार ज्ञान के 4 आयाम है, एक तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरा वैचारिक ज्ञान, तीसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान और चौथा मेटाडोलिक ज्ञान। ठीक है, यानी ज्ञान, इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए। ठीक है, इसको ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरा, जो गहने और विकसित उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियां। ठीक है, पहला क्या है, बौद्धिक कौशल, दूसरा क्या है, ज्ञानात्मक रणनीतियां, तीसरा क्या है, मौखिक सूचना, और चौथा क्या है, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, और पांचवा मनोदृष्टि। ठीक है, पांचवा क्या है, मनोदृष्टि। ठीक है, बौद्धिक कौशल, यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने के महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। बौद्धिक कौशल यानी किसी भी, कोई भी समस्या है उसको समझाना, सुलझाना और सीखने की जो अवधारणा होती है, नए नियम सीखने, उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं बौद्धिक कौशल, स्किल। ठीक है, दूसरा क्या है, ज्ञानात्मक रणनीतियां। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करते हुए विधियों और तकनीकों को समावेश किया जाता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति के शिक्षण, उसकी स्मरण जो शक्ति होती है, याद करने की क्षमता होती है उसको, और उसका जो कौशल यानी स्किल होती है, उसको विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए तकनीकी और जो विधियां होती है उसको क्या किया जाता है, इसमें समावेशित किया जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, मौखिक सूचना, यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। पांचवा क्या है, संचालन, चौथा क्या है, संचालन और शारीरिक क्षमता। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, मस्तिष्क है, तंत्रिका प्रणाली है, स्नायु तंत्र है, यह सब क्या होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं, और उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसमें आता है सामंजस्य। ठीक है, क्या इसमें आता है, इसमें सामंजस्य, कैसे आप जो है उसमें आप परस्पर संबंध या सामंजस्य कैसे स्थापित करना, यह इसमें आता है। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, यानी मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली, स्नायु तंत्र, ये सब एक साथ कार्य करते हैं जब हम किसी चीज को सीखते हैं। पांचवा क्या है, मनोदृष्टि, एटीट्यूड। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है, यानी किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वह क्या सोचता है, उसकी स्थिति क्या है, यह इसको व्यक्त करता है, मनोवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया गहने और विकसित शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये हमारा ये यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारा जो ये पॉइंट है, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। ठीक है, यानी क्या है इसके कारक, कारण क्या है शिक्षण के महत्वपूर्ण, और इसके
सूत्र क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, पहला क्या है, जैसा कि सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को क्या है, संगठित करना, और जो कक्षा अनुदेश है उसमें शिक्षक को क्या चाहिए होता है कि सरल बातें विद्यार्थियों को पहले बताए। यानी जो सरल चीजें होती हैं, यानी आसान चीजें होती हैं, हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, पहले हमें सरल चीजों की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद हमें जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर जटिल से शुरुआत करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो हमें सरल चीजों को जो आसानी से बच्चा समझ ले, पहले हमें उसे पढ़ाना है, उसे बताना है, फिर हम धीरे धीरे जटिल की ओर जाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसका शिक्षण सूत्र है पहला। दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी छात्रों को पहले हमें क्या करना चाहिए, वो बातें बतानी चाहिए जो उन्हें आती हो, जिसका उन्हें पूर्व ज्ञान हो। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, यानी जो चीजें उन्हें ज्ञात है उससे हमें शुरू करना है, और उसके बाद अज्ञात की ओर हमें जाना है। यानी हमें वे बातें पहले बतानी है कि जो बच्चों को आती हो और जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान हो जिसका, और फिर उसे आधार बनाकर हमें क्या करना है, आधार बनाकर फिर उसके बाद उसमें नवीन संबंध स्थापित करें, नए संबंध स्थापित करके हमें उसको पढ़ाना है। ठीक है, विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बताया जा सकता है या खुद कुछ उदाहरण भी दिया जा सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, ज्ञात चीजों को पहले बता के फिर उसी को आधार बना के फिर नवीन ज्ञान की तरफ हमें उन्हें ले जाना है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त, ठीक है, यानी पहले शिक्षण को प्रारंभ करने से पहले सरल और मूर्त पदार्थों के विषय में हमें ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि जो अमूर्त है, यानी जिसको बच्चे जानते नहीं, जिसको देखा ही नहीं, तो उसके बारे में वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले हमें मूर्त, यानी जो चीजें उन्होंने देखी हो, जानते हो, उसके बारे में पहले हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें, बाद में हमें उन्हें क्या है, अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में बात जानकारी देनी चाहिए। जैसे प्रतिमान हो गया, चार्ट हो गया, इनके सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल। जैसे ताजमहल के बारे में हम बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ताजमहल का मॉडल ले लेना चाहिए। ठीक है, हम मॉडल ले लेंगे तो हम उसमें बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए इस तरीके का ताजमहल है। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में हमें बताना है तो हम उसका चित्र ले सकते हैं, चार्ट पेपर बना सकते हैं। तो हम उसकी सहायता से बच्चे को ज्ञान को विकसित करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, यानी शिक्षण को क्या करना है, प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है। ठीक है, धीरे धीरे उनमें क्या होती है, परिपक्वता आती है। यानी पहले उन्हें चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें चीजों को समझने लगते हैं और उन्हें पता चलने लगती है। तो हमें क्या करना है, अनिश्चित से धीरे धीरे निश्चित की ओर जाना है, और शिक्षक का कार्य उसकी शंकाएं जो होती है उसका निवारण भी करना है। यानी बच्चे के अंदर कोई शंका है, उसका समाधान करना है। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपके आपके अंदर किसी प्रकार का संशय है, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँ। वही चीज होती है कि अगर छात्रों के अंदर कोई संशय है, किसी प्रकार की शंका है, तो टीचर का कार्य क्या होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसकी शंकाओं का उसका समाधान करे, जिससे कि अधिगम में छात्र जो है निपुण हो सके। ठीक है, पांचवा पॉइंट है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, यानी छात्रों को पहले अपने सामने विशिष्ट प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, फिर उनके माध्यम से सामान्य, ठीक है, सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल स्थापित किए सकते हैं, और इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। जो विशेष से सामान्य की ओर, इस चीज को ध्यान रखें, आगमनात्मक और निगमनात्मक बहुत पूछता है, तो इसका उल्टा हो जाता है। जैसे विशेष से सामान्य की ओर क्या है, ये आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक तर्क, ठीक है, ये होता है। और इसी को अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर हम कहें तो ये हो जाएगा निगमनात्मक। ठीक है, ये चीज ध्यान से जरूर, बहुत बार पूछा जाता है, बीएड उएड का चाहे किसी भी उसका एग्जाम होता है, ये पूछा जाता है आगमनात्मक निगमनात्मक। तो आगमनात्मक तर्क क्या है, जो है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और जो निगमनात्मक होता है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। फिर आ गया 6 पॉइंट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है,
पहले वह पढ़ाया जाना चाहिए जो छात्रों की योग्यताएं और रुचि के अनुकूल हो, क्योंकि अगर रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो बच्चा उसे सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं सीख पाएगा। तो पहले हमें ये जाननी चाहिए कि बच्चों की रुचि किसमें है, ठीक है, और वह क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। उसी रुचि के हिसाब से हमें उनको, उनकी रुचि भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, योग्यता भी जरूरी, यानी बच्चा किसके योग्य है, क्या सीख सकता है, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार उसको सिखाना चाहिए। और ठीक है, और उसके बाद विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान देना चाहिए, जो उसके अनुकूल हो, योग्यता और रुचि के अनुकूल, पहले वो हमें सिखाना चाहिए। 7वां पॉइंट क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, विश्लेषण के संश्लेषण की ओर। इसमें क्या है, विश्लेषण और संशोधन क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, विश्लेषण भी और संश्लेषण भी। ये दोनों छात्रों को स्पष्ट और निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। जैसे एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, उसे बताता है, जिसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण कहा जाता है। जैसे एक शिक्षक क्या करता है, ठीक है, एक शिक्षक छात्रों को सबसे पहले किसी विषय वस्तु के जो पहलू होते हैं उनको बताता है, अवगत कराता है उसे, तो उसे क्या कहा जाता है, संश्लेषण, विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण करना, यानी वो क्या करता है, बताता है तो उसका विश्लेषण करता है। फिर संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण का तरह उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संश्लेषण। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होना चाहिए, बाद में उसके अंशों का होना चाहिए। पहले हम वृक्ष को देखते हैं, पहले हम क्या है, पहले हम वृक्ष को देखते हैं, फिर उसकी तना और शाखाएं, पत्ते इत्यादि देखते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण पूर्ण को पहले हम देखते हैं। मान लीजिए एक पीपल का पेड़ है, पहले हम उसका नीचे पेड़ देखेंगे, फिर हम उसके तना देखेंगे, फिर हम उसके पत्ते देखेंगे। तो इस तरीके से पूर्ण से अंश की ओर। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके जो विभिन्न भाग हैं उसके विषय में उसको क्या किया जाए, ज्ञान दिया जाए, तो शिक्षण क्या होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। इससे प्रकृति का अनुसरण। 9, छात्रों को क्या है, उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रूसो, ये सब लोग चाहते थे कि जो छात्रों को क्या है, प्रकृति कि उनको प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए। प्राचीन काल की या वैदिक काल की शिक्षा क्या होती थी, वो प्राकृतिक जो है वातावरण में होती थी, घर से बहुत दूर। ठीक है, एक तरीके से जंगल कह सकते हैं, जंगल में वहां पे गुरुकुल होते थे, जहां पे उनको शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल जो होता था इन्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रकृति का अनुसरण, यानी छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दे जाए, और जहां तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। और यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और अधिक अनुकरणीय हो जाता है, अगर भाषाओं की शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंद्रियों का प्रशिक्षण। ठीक है, देखिए, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंस। मॉन्टेसरी और फ्रोबेल का आपने सिद्धांत जानते होंगे। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक जो हैं, हमारी 5 जो है इंद्रियां हैं। 5 में क्या है, हमारी 5 इंद्रियां में आंख, ठीक है, कान, फिर है जीवा यानी जीभ, ठीक है, और उसके बाद है हमारे नाक, ठीक है, नाक, और उसके बाद हमारी त्वचा। ये भी त्वचा जो है हमारी स्किन, यानी ठीक है, वो भी क्या है, वो भी हमारी इंद्रियां है, यानी आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ठीक है, तो ज्ञान का ये क्या है, प्रवेश मार्ग एक तरीके से इन्हें कहा जाता है, क्योंकि हम जब भी कुछ देखेंगे, कान से सुनेंगे, फिर हम उसको नाक से महसूस करेंगे, तो ये सब चीजें हम छुएंगे,
ये सब चीजें हैं कि हम क्या करते हैं, ये ज्ञान के प्रवेश द्वार माने जाते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए। और जो श्रव्य दृश्य उपकरण है इसी उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जाता है। जो श्रव्य यानी सुनने और देखने के जो साधन होते हैं, ठीक है, श्रव्य दृश्य उपकरण होते हैं, जैसे चार्ट हो गया, टेपिकाटर हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण के लिए। तो ये सब उनकी इंद्रियों का जो है जिससे उनके वो उपयोग कर सकें और इनके उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का के सिद्धांत। दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें प्रेरणा आती है सामान्य सिद्धांत में, ठीक है, रुचि, जीवन के साथ जोड़ना, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत और सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यानी रुचि का, प्रेरणा का सिद्धांत छात्रों के लिए बीच बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है, इसका मतलब कि छात्रों में चीजों को जानने की जिज्ञासा पैदा करना। फिर गतिविधि का सिद्धांत, यानी किंडरगार्टन या फ्रोबेल की अवधारणा जो है वो इसी पर आधारित है, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करना। फिर तीसरा है रुचि, यानी शिक्षार्थी जो है वह कितनी रुचि ले रहा है उसमें रुचि पैदा करना। अगर उसके रुचि नहीं है तो उसको उसके रुचि रुचि पैदा करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए। फिर उसके साथ है उन सब चीजों को, ठीक है, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। तो जीवन क्या है, एक निरंतर अनुभव और शिक्षण अधिक रूप से अस्थायी जीवन के साथ जुड़ा है। तो जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, यानी हर छात्र क्या है, उसका ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता सबकी अलग अलग होती है, तो उनको शिक्षण स्थिति में ऐसे तैयार करना कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। ठीक है, यानी व्यक्तिगत मतभेद उनको पहचानने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान का क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ रहा है, शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों को और अधिक प्रासंगिक जो है सामग्री को लेने में सक्षम बनाना। ठीक है, उसके बाद है योजना का सिद्धांत। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, यानी योजना बनाना चाहिए और शिक्षण जो संसाधन है उसका उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। फिर है विभाजन का सिद्धांत, यानी अधिगम यानी सीखने को सरल बनाने के लिए इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। फिर है संशोधन का सिद्धांत। ठीक है, विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत यानी शिक्षण को अधिक अस्थायी बनाने के लिए अर्जित जो ज्ञान है उसको बार बार उसमें उसको संशोधित किया जाना चाहिए। फिर है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक होता है, सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। फिर है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यह छात्र को बड़ी विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं वो योजना बनाने के लिए उस पर क्रिया करने के लिए यानी क्रियान्वयन पर बल देता है और शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में ये सहायता देता है। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, पहला सामान्य सिद्धांत था, दूसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत आता है, पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत आना है, रचनात्मकता और व्यक्तिगतता वो सिद्धांत आता है, प्रोत्साहित करने का सिद्धांत आता है, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत आता है। प्रेरणा का मतलब वही है कि छात्रों को प्रेरणा और जरूरतों को पहचान कर उनको प्रेरित करना चाहिए। मनोरंजन का सिद्धांत यह है कि जैसे लंबी कक्षाएं होती हैं तो उसमें बच्चों को थकान हो जाती है, तो उनकी थकान को मिटाने के लिए एक और नीरसता जो होती है, नीरस हो जाता है कई बार बच्चा पढ़ते पढ़ते कई तरीके के काम करते या हम भी करते करते नीरसता आ जाती है हमारी, तो उसको संशोधन उसमें बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी थकान मिटाने के लिए और उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए मनोरंजन का व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पुनरावृत्ति और अभ्यास का यानी सिद्धांत छोटे बच्चों के संदर्भ में आता है ये। और उसके बाद है रचनात्मक और आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत आता है,
सहानुभूति और सहयोग का भी सिद्धांत है कि एक दूसरे से सहानुभूति रखना, इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, सहयोग की भावना होनी चाहिए और सहानुभूति की। फिर है प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जो भी यानी उन्हें जरूर है कि इसके लिए प्रबलन का सिद्धांत यानी छात्रों को जो व्यवहार है उस अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये है प्रबलन का सिद्धांत। और इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत यानी आदि जो इंद्रियां हैं उनको अस्थायी उपयोग यानी अधिगम के प्रयोजन में उनका प्रयोग करना। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत आदि इसमें आते हैं, यानी जो भी चीजें हैं उसका उपचार करना, उनकी त्रुटियों और उनकी समस्या का निवारण करना आदि इसमें आता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। यानी बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या दिक्कत है, ये सब चीजों को जानना पहले, फिर उसके बाद उसका उपचार करना उसी तरीके से। फिर हम आगे आएंगे अधिगम यानी लर्निंग। सरल भाषा में अधिगम को सीखना कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण भी प्रभावशाली होगा, क्योंकि अगर हम सीखेंगे ही नहीं अच्छी तरीके से तो शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता। ठीक है, तो अधिगम जो है ये है। और अधिगम क्या है, लक्ष्य इसमें निर्देशित होता है, यानी अधिगम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे। और अधिगम में ज्ञान, बोध और संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव, यानी ज्ञान होना चाहिए, बोध भी होना चाहिए और उसके बाद संकल्प जरूरी है कि हमें जैसे नेट की परीक्षा हमें पास करनी है तो ये क्या है, संकल्प। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये क्या है, हमारा संकल्प है। तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, और अधिगम की जो इच्छा होती है व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए जागृत होती है, और ये सारी चीजें है और इसके द्वारा बालक में व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, और अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे निर्देशन है, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना आदि सभी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें शिक्षार्थियों का थोड़ा सा वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ चीजें और जो इम्पोर्टेंट हैं आगे मैं उसे लूंगी, फिर रिसर्च के कुछ मैं आपको मेन पॉइंट कराऊंगी। ठीक है, और आगे फिर शिक्षण विधियां आदि नेक्स्ट कल की वीडियो में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक हफ्ते में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको आपको करा दूं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने जानने वालों में शेयर भी करिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।